Hello everyone, welcome back to the chemistry series of D+B TGT Natural Science। इसमें अभी हम कवर कर रहे थे यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें ऑलरेडी हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स और कुछ एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले बोर मॉडल ऑफ एटम ये देख लेते हैं। होता क्या है, देखो बोर मॉडल ऑफ एटम जो है, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही वैलिड था। तो पहले तो यही बात याद रखनी है कि किसके लिए वैलिड था, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही वैलिड था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, राइट। यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल में मैंने लिया Li2 पॉजिटिव। तो अगर हम Li2 पॉजिटिव को देखें तो Li2 पॉजिटिव यानी जो Li है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और यहाँ पर 2 पॉजिटिव। इसका मतलब लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3, बट इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 2 पॉजिटिव। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें से निकाल दें तो कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी कैसी स्पीसीज है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। चलो, ऐसे यहाँ पर लिखा है He पॉजिटिव। He होता है हीलियम। तो अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। इसका मतलब हीलियम, फ्री हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, बट इस पर कितना चार्ज है, +1। तो यहाँ से मैं अगर इसे माइनस कर दूँ कितना बचेगा, 1। इसका मतलब हीलियम भी क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो बोर मॉडल ऑफ एटम था दैट वाज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसका मतलब है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए वैलिड था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है भाई इसमें से कौन सा बोर मॉडल को फॉलो करेगा और कौन सा नहीं। तो बोर मॉडल को सिर्फ वो फॉलो करेंगे जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, राइट। तो ये तो है हमारा बोर मॉडल का एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था। अब इसके पॉस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, इसका जो सबसे फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो क्या है। अब फर्स्ट पॉस्टुलेट कहता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि किसी भी एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा, यानी एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर में, और वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब हमने पढ़ा है अभी तक, एक तो प्रोटॉन होता है हमारे पास, एक न्यूट्रॉन होता है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अगर हमारा न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब जो प्रोटॉन है वो किसके अंदर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। तो हमारे प्रोटॉन किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी एंड कांस्टेंट रेडियस। दीज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी सेल्स और एनर्जी लेवल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल का। पॉस्टुलेट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, फर्स्ट पॉस्टुलेट में ये कहा है कि किसी भी एटम का एक सेंटर होगा और वो जो सेंटर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसी सेंटर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा जो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके चारों ओर ऐसे अलग अलग सर्कुलर पास में चक्कर लगाएंगे, रिवॉल्व करेंगे ऐसे। तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके के सर्कुलर पास होंगे और उस सर्कुलर पास में कौन रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इस तरीके। अब आपको याद रखना है क्या, ये जो सर्कुलर पास होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, हर एक पाथ की एनर्जी और रेडियस कांस्टेंट होगी। जैसे ये है फर्स्ट लेवल, तो इसकी एनर्जी और रेडियस कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऐसे ही जो हमारा सेकंड पाथ है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और रेडियस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हर एक पाथ की एनर्जी और रेडियस क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हर एक पाथ की एनर्जी और रेडियस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये जो इसीलिए ये जो पाथ इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब देखो ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ का मतलब ये नहीं है कि ये पाथ स्टेशनरी है।
ये पाथ तो स्टेशनरी है, पर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व करता है, पर उस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करते हुए जो पाथ है उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स, और रेडियस भी क्या रहती है, फिक्स। और ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। तो ये याद रखना है, इन्हीं पाथ को क्या कहा जाता है, इन्हीं पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनर्जी शेल्स। तो इनको हम या तो कहते हैं ऑर्बिट्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी सेल्स, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स, राइट। चलो ये चीज याद रखनी, ये चीज याद रखनी है कि ये क्या याद रखना है, पहला पोस्टुलेट कि जो एटम है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ्स में, और वो जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं उनका एनर्जी और जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहता है, और इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स, एनर्जी सेल्स, या फिर क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स, राइट। इतना याद रहेगा। चलो अब एक और चीज, थर्ड पोस्टुलेट देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट इज एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स in a particular orbit it does not lose or gain energy, hence the energy of an electron in a particular orbit remains constant। इसका क्या मतलब है, मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन इस लेवल में है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर लेवल में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये है मान लो ऐसे, और ये है हमारा फर्स्ट लेवल, ठीक है, और ये है हमारा सेकेंड लेवल, ठीक है, और ये है हमारा थर्ड लेवल। तो इसमें क्या कहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, सपोज इलेक्ट्रॉन है हमारे यहाँ पर सेकेंड लेवल में, तो जब तक इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल में रिवॉल्व करेगा तब तक इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यानी इसकी एनर्जी तब तक चेंज होगी जब तक ये अपना लेवल छोड़कर नहीं जाएगा। जब ये अपना लेवल छोड़कर जाएगा तब इसकी एनर्जी चेंज हो सकती है, अदरवाइज ये कितनी भी देर इसमें रिवॉल्व करेगा तब तक इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, जबकि रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी और कांस्टेंट क्या रहती है, फिक्स। तो जब तक इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, राइट। ये चीज़ याद रखनी है। ये थे 3 पोस्टुलेट, और ये थर्ड पोस्टुलेट में एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी चेंज तब होती है जब इलेक्ट्रॉन अपना लेवल छोड़ के जाता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। उस एनर्जी को हम कैलकुलेट भी करेंगे। अब इसका एक बार फोर्थ पोस्टुलेट देख लेते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्थ पोस्टुलेट में क्या लिखा है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम, एक तो वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज whole number multiple of h upon 2 pi। This postulate is also called क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी याद रखना है कि जो एक पोस्टुलेट है बोर का फोर्थ, वो किस पे बेस्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। अब इसमें क्या कहा है, इस फोर्थ पोस्टुलेट में ये कहा गया है, ये तो हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स जिनके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, राइट। आप क्या ध्यान रखना है, सिर्फ वही ऑर्बिट्स परमिटेबल हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं के अंदर रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम देखो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला आता है mvr। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या आता है, mvr। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या याद रखना है, फोर्थ पोस्टुलेट के लिए आपको याद रखना है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है यानी mvr, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इंटीग्रल मल्टीपल के लिए मैंने n लगाया है किसका, h/2 पाई का। अब यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, r उस ऑर्बिट की रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो m क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या हो जाएगी, इस ऑर्बिट की वेलोसिटी, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और r क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिट की रेडियस। n हमारा पता ही है, इंटीग्रल मल्टीपल, इसको मैं अभी समझाती हूँ। h है, h होता है एक प्लैंक्स कांस्टेंट, h हमारा क्या होता है, h हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप याद रखना, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है h, इसकी वैल्यू होती है, h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये होती है। फिर है डिनोमिनेटर में 2 और पाई की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 3.14, राइट। अच्छा, ये आपको याद रखना है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, mvr = nh/2 पाई। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये है हमारा न्यूक्लियस, अब मान लो यहाँ पर है ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, और ये है हमारा थर्ड ऑर्बिट, यानी इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 2,
n की वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो देखो फर्स्ट के लिए रखूँ तो h/2 आएगा, 2 रखूँ तो ये 2h/2 आएगा, n की जगह 3 रखूँ तो 3h/2 आएगा। यानी ऐसी कोई वैल्यू जिसके लिए n की वैल्यू 2.5 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है होल नंबर मल्टीपल ही होना चाहिए, यानी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 2 3 या सो ऑन होनी चाहिए। यानी अगर n की कोई ऐसी वैल्यू है उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं के अंदर रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके इक्वल है nh/2 के, और n यहाँ पर एक इंटीग्रल होल नंबर मल्टीपल है। होल नंबर मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 ऐसे कोई वैल्यू हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है, फोर्थ पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, MVR = nh/2, राइट। चलो नेक्स्ट है the energy is emitted or absorbed only when the electrons jump from one energy level to the another energy level। अब देखो इसको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, सपोज ये है हमारा न्यूक्लियस, राइट। अच्छा, ये है इसके अराउंड एक ऑर्बिट n = 1 और ये है n = 2, ठीक है, और ये है n = 3। तो ये वाला लेवल क्या था n = 2 और जो ये वाला लेवल है ये क्या है n = 3 और अंदर तो मैंने एक और ड्रॉ कर रखा n = 1, ये है। अब इसमें क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, तो अभी हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, इज इन सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अभी सेकेंड ऑर्बिट में है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स। कब तक, इसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी और इसकी रेडियस भी फिक्स रहेगी तब तक जब तक ये सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा तब तक। पर अगर ये अपना लेवल छोड़कर जाता है, यानी एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होगी कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। अब ये चीज़ दो केस आपको याद रखें, ए एंड बी। देखो फर्स्ट केस क्या है, हम इसको बाहर से एनर्जी दिला देते हैं, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, यानी हम ऐड करें इसके अंदर एनर्जी। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ये अपना लेवल छोड़कर हाई लेवल में जंप कर जाएगा, यानी ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो यानी क्या पढ़ा हमने कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है और लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप कर जाता है। यानी अगर इस केस में मैं देखूं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n = 2 लेवल से कहाँ पर चला गया है, n = 3 लेवल तक। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n से 2 पर चला गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल या लोअर लेवल, और जहां वो जंप करके जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड लेवल। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ गया, एक्साइटेड लेवल में। अब जो एक्साइटेड लेवल में तो एनर्जी भी क्या हो गई, ज़्यादा। तो आपको ये याद रखना है कि जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन n से 2 में गया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, और जैसे ही इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज। इसीलिए एक्साइटेड लेवल में जो टाइम रहता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत कम रहता है, 10⁻⁸ सेकेंड से कम। ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं एक्साइटेड लेवल में कितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसका जो लेवल है वो मैक्सिमम जो टाइम है वो कितना रहता है, 10⁻⁸ सेकेंड। अब क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में चला गया यानी एक्साइटेड लेवल में चला गया तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। अब ये ज़्यादा स्टेबल होने के लिए फिर से वापस पहले वाले लेवल में आएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके का केस है, याद रखना ऐसा है, ये था n = 1 और ये क्या था हमारा n = 2, और यहाँ पर मैंने ऐसे क्या ड्रॉ किया था एक बार, n = 3, राइट, थर्ड लेवल। अब ये तो हमने देख लिया कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो लोअर से हायर में जाता है तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। जब अब थर्ड में पहुंच गया तो जब वो वापस आएगा सेकेंड लेवल में तो जो एनर्जी उसने ली है उसी को वो क्या कर देगा, एमिट। इस केस में वो क्या करेगा, एमिट करेगा, और इस केस में वो क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब। इस केस में उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, बट जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो क्या करता है, एमिट करता है एनर्जी को, यानी लूज कर देता है एनर्जी को। अब ये जितनी एनर्जी लूज करता है तो एनर्जी क्या हो गई, देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hν। h अभी पीछे बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी।
और ई एनर्जी, एच क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अभी बताई थी, तो न्यू जो है वो हमारा होता है सी बाय लैम्डा। सी क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, यानी ई क्या आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा। और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स होती है कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, अब ये भी आपको याद रखना है कि जैसे ही एनर्जी को एमिट करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक वेवलेंथ दिखाई देगी, यानी लैम्डा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक कलर दिखाई देगा और हमें एक वेवलेंथ मिलेगी। ये जो वेवलेंथ मिलेगी उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। तो हर एक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगी, एक स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ही आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा याद रखना है एनर्जी कैसे निकालते हैं और ये सब। तो ये वाला पोस्टुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तब तक वो ना एनर्जी को एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन अपना लेवल जंप करके दूसरे लेवल में जाता है तो एनर्जी को या तो लूज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो लोअर लेवल से हायर लेवल में चला जाता है, बट अगर उसने एनर्जी एमिट की है यानी लूज की है तो वो हायर लेवल से वापस कहाँ चला जाता है, लोअर लेवल में। ऐसे समझो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है n=3 से n=4 में जा रहा है, तो ये क्या हो गया उसका लोअर लेवल और ये क्या हो गया हायर लेवल। इसका मतलब वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब्ड। तो इस केस में एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर लेवल से हायर लेवल में चला जाएगा और हायर लेवल में उसका जो टाइम है वो कितना रहता है 10⁻⁸ सेकेंड के अराउंड रहता है, राइट। और अगर कोई ऐसा केस है जिसमें वो n=4 से n=3 में आ रहा है तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, और जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट। और ये जो एनर्जी एमिट करता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक वेवलेंथ दिखाई देती है, और उस वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला भी अभी हम पढ़ेंगे। और उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या दिखाई देते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये बहुत के कुछ पोस्टुलेट जो आपको याद रखने हैं कि, और एक और चीज़, ये जो लेवल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी सेल्स, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको याद रखना है कुछ फॉर्मूले बोर्ड से रिलेटेड जिस पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। सबसे पहले जैसे ये बताया, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है ऑर्बिट। तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी और एनर्जी निकलेगी। तो 3 फॉर्मूले तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने, एक तो कौन सा, रेडियस का, एक कौन सा वेलोसिटी का, और एक कौन सा, एनर्जी का। देखो डेरिवेशन भी है वैसे, पर इनकी डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। एक तो ये एक एक्सप्रेशन है कि रेडियस कैसे निकालेंगे, n² h² 4π² m/k/z⁴। एन क्या होता है, वो लेवल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यानी अगर वो फर्स्ट लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो एन की वैल्यू कितना रखेंगे, 1। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई की वैल्यू पता है, के कांस्टेंट होता है, जेड चार्ज होता है, ई इलेक्ट्रॉन पे मास होता है। अगर ये सारी वैल्यूज एन को छोड़कर, एन फिक्स नहीं है यहाँ पर, जेड फिक्स नहीं है, वो अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होता है, बाकी सारी वैल्यू पुट करूँ तो मुझे मिलेगा आर क्या 0.529 × n²/z²। और यही आपको याद रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है कि रेडियस क्या होती है nth ऑर्बिट की, 0.529 × n²/z। अब यहाँ पर n क्या है, n है एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए एनर्जी, उसके लिए रेडियस निकालो, तो कैसे निकालेंगे, एन की जगह कितना पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और जेड की जगह कितना रखेंगे 1, क्योंकि हमसे किसका पूछा है, हमसे हाइड्रोजन का पूछा है, हाइड्रोजन का, तो जेड की जगह क्या हो जाएगा 1। अगर ये हीलियम के लिए पूछेंगे तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 2, क्योंकि जेड जो है यहाँ पर वो क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या बता रहा है हमें यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो वो एटॉमिक नंबर यहाँ पर रख देंगे। यहाँ में अगर सेकेंड ऑर्बिट का पूछा है तो 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट का पूछा है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी, राइट। जैसे अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट एटम की बात की जाए और फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए, तो हाइड्रोजन के लिए अगर मैं पुट करूँ तो Rn क्या आएगा 0.529। फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए तो × 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात की तो 1, तो ये तो 1/1 ही हो जाएगा। तो हमें जो Rn मिलेगी यानी फर्स्ट ऑर्बिट की फॉर हाइड्रोजन एटम कितनी आएगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगी, 0.52 एंगस्ट्रॉम, राइट। अच्छा, ये चीज़ और याद रखनी है। वैसे तो क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो बहुत ही छोटी होती है, इसलिए इन्हें हम एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में या पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, बट फिर भी अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो याद रखना 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये इसका फर्स्ट फार्मूला है और ये फर्स्ट फार्मूला किसका है, रेडियस का, ठीक है।
उसके बाद ऐसे ही आ जाओ, अगर हमें ये निकालना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है Vn 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। जेड यहाँ फिर से आ गया, जेड अभी बताया, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर और n होता है यहाँ पर ऑर्बिट। तो जेड होता है यहाँ एटॉमिक नंबर और n क्या होता है यहाँ पर ऑर्बिट, राइट। चलो अब अगर मान लो मुझे वेलोसिटी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो v1 निकालेंगे, तो यहाँ क्या देगा 2.18 इंटू 10⁶, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हाइड्रोजन के लिए, और फर्स्ट ऑर्बिटर तो ये भी 1 आ जाएगा, 1/1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये क्या मिलेगा मुझे 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड ये मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी आ जाएगी। तो आपको याद रखना है, ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला और ये क्या हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये याद रखना है कि किस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट की पूछे, सपोज हीलियम, तो हीलियम के अगर सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी पूछी है तो हीलियम का z कितना होता है 2, यहाँ पे कितना पुट करेंगे 2, और सेकेंड ऑर्बिट तो यहाँ भी कितना पुट करेंगे 2, 2/2 कट आउट हो जाएगा, यही आएगी वेलोसिटी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। चलो ये तो बात हुई वेलोसिटी की। सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी। एनर्जी देखो, एनर्जी अलग अलग यूनिट्स में दे रखी है यहाँ पर, तो आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट जो हमें एनर्जी यहाँ पर गिवन है वो किस में गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे -13.6 Z²/n², और Z क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, Z है हमारा यहाँ पर क्या एटॉमिक नंबर, और n क्या है यहाँ पर n है हमारा ऑर्बिट, राइट। तो Z हो गया एटॉमिक नंबर और n क्या हो गया यहाँ पर ऑर्बिट। ये तो हुई हमारी जो एनर्जी हो किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसे यहाँ पर किलो जूल पर मोल में निकालूँ तो En आ जाएगा -1312 Z²/n², और सबसे इंपॉर्टेंट होती है जूल में, क्योंकि एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है जूल। जूल में अगर एनर्जी निकालेंगे तो होगा -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² जूल। अब सपोज अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है यहाँ पर n = 1 आ गया, तो अगर मान लो मैं इसके हिसाब से निकालूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से, तो कैसे निकालेंगे E1 = कितना आएगा -13.6, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए निकाले तो हाइड्रोजन के लिए जो Z है वो कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, और नीचे फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए भी 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना देगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। चलो अगर मान लो मुझे सेकेंड ऑर्बिट की निकालनी है तो E2 कितना हो जाएगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, Z तो 1 होगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, यानी कितना देगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो कुछ कितना आएगा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी सेकेंड वोल्ट। तो इस तरीके से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आपको ये तीनों फार्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से फार्मूले हैं? सबसे पहला फार्मूला है रेडियस का, ये याद रखना है। रेडियस का फार्मूला कहते हैं 0.529 इंटू n²/z² एंगस्ट्रॉम। फिर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। एंड द लास्ट इज एनर्जी के वाले दो फार्मूले याद रखना है, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एक जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में क्या होता है -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² ये जूल में होते हैं। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखे चलने हैं। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है जो आपको याद रखना है। पहला देखो, हमने यहाँ पर जो जनरली हम बात करें किसकी बात करें, हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस से हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो अलग अलग एटम एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके हमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन देते हैं। जैसे क्या मतलब हुआ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में है तो एक्साइट होकर सेकेंड लेवल में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा ग्राउंड लेवल, और बाकी हमारे सारे क्या हो जाएंगे एक्साइटेड लेवल। तो एक चीज छोटी सी जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि अगर मान लो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो n = 2 में है या 3 में है या 4 में है, और इन सबसे वो वापस आ रहा है n = 1 स्टेट में, तो उसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज। यानी आपको ना कुछ सीरीज याद रखनी है। यानी ना मान लो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सेकेंड लेवल में है और वो फर्स्ट लेवल में आता है तो हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे ही अगर n = 3 में है और वो 1 में आ रहा है तो भी एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगी।
ऐसे ही n इक्वल टू 4 में है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगी। ऐसे ही n इक्वल टू 5 में है तो एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगी और ये सब स्पेक्ट्रल लाइन मिलकर एक सीरीज बना लेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखनी है लेमन सीरीज, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए याद रखनी है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 2 3 4 5, यानी ऐसे नहीं, ऐसे याद रखो आप इसको, रुको एक सेकेंड, इसे एक टेबल की फॉर्म में याद रखो। टेबल कैसे याद रखेंगे, देखो ऐसे याद रखो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सीरीज का नाम, यहाँ पर है N2 लेवल हायर लेवल और यहाँ पर है हमारा N1 लेवल, ठीक है। चलो अब क्या याद रखना है, मान लो अगर हमारा N2 2 हुआ, 3 हुआ या 4 हुआ या 5 हुआ या उससे ज़्यादा कोई और लेवल हुआ जैसा इस केस में है, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है फर्स्ट लेवल में, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए हायर लेवल कुछ भी हो सकता है, पर ग्राउंड लेवल अगर 1 हुआ उस केस में जो सीरीज मिलेगी उसे बोलेंगे लेमन सीरीज। ऐसे ही अगर मान लो ये 3 हुआ, 4 या 5, कोई भी हायर लेवल हुआ, हायर लेवल, और हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकेंड लेवल में, तो जो सीरीज मिलेगी उसे हम कहेंगे बाल्मर सीरीज। क्या होगी ये, बाल्मर सीरीज। ऐसे ही अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का लेवल 4 5 या फिर इंसोन हुआ और हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में आ रहा है तो जो हमें सीरीज मिलेगी वो मिलेगी पार्शियन सीरीज। ऐसे ही अगर हमारा लेवल 5 6 या इससे हायर हुआ और हमारा इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल में आ रहा है तो जो सीरीज मिलेगी वो मिलेगी ब्रैकेट सीरीज, राइट। चलो ऐसे ही अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 या 7 लेवल से 5th लेवल में आ रहा है तो वो हमारी क्या होगी, P1 सीरीज। आपको ये 5 सीरीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई लेवल से फर्स्ट लेवल में आता है तो जो सीरीज मिलेगी वो कौन सी सीरीज होगी, लेमन सीरीज, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से सेकेंड लेवल में आता है तो जो सीरीज मिलेगी वो कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज। ऐसे ही अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई लेवल से थर्ड लेवल में आता है तो सीरीज मिलेगी पार्शियन सीरीज। किसी भी हाई लेवल से अगर फोर्थ लेवल में आता है तो सीरीज मिलेगी ब्रैकेट सीरीज, और किसी भी हाई लेवल से अगर 5th लेवल में आता है तो सीरीज मिलेगी P1 सीरीज। तो ये आपको याद रख के चलना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो बाल्मर सीरीज है वो हमें मिलती है विजिबल रीजन में। कौन से रीजन में मिलती है, विजिबल रीजन में, जिसे हम देख सकते हैं, यानी हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये हमें कौन से रीजन में मिलती है, विजिबल रीजन में मिलती है, ठीक है। बाकी ये 3 हमें कौन से रीजन में मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में। तो ये तीनों हमें किस में मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में ये तीनों हमें मिलती है, और जो ये वाली बच गई ये हमें मिलती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो याद रहेगा इतना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा देखो एक और चीज़ यहाँ पर देखो, अब आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, जैसे मान लो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 लेवल में है और वो हमारा n इक्वल टू 1 लेवल में आना चाहता है, यानी इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ पर और अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना है, तो N2 हायर लेवल इसके लिए क्या हो गया 2 और N1 कितना हो गया इसके लिए 1। कौन सी सीरीज मिलेगी, लेमन सीरीज, ठीक है। और हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी या वेवलेंथ या फिर वेव नंबर निकालना है तो इसके लिए एक रेडबर्ग इक्वेशन आती है, रेडबर्ग इक्वेशन। रेडबर्ग इक्वेशन क्या होती है, 1/λ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो मुझे ये निकालना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कितनी वेवलेंथ मिली, तो वो आपको याद रखना है। वो हम किससे निकाल सकते हैं, रेडबर्ग इक्वेशन से। रेडबर्ग इक्वेशन क्या है, यहाँ पर ये क्या है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, न्यू बार क्या है वेव नंबर, वेव नंबर। और ये जो हमारा वेव नंबर है ये किस में निकलता है, ये निकलता है सेंटीमीटर इनवर्स में, राइट। इक्वल टू आर, आर क्या है, आर है यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पर आर हमारा क्या है, आर है हमारा यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है फिक्स। इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, ये हमारी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली से 10⁵ ले सकते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली से आप 10⁵ ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर N1 जो भी लेवल दिया गया, यानी अगर मुझे इस पर्टिकुलर लेवल के लिए वेवलेंथ निकाली है तो N1 की जगह मैं कितना पुट कर दूँ 1 और N2 के लिए मैं कितना पुट कर दूँ 2। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो आप ये याद रखें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जितना गैप कम होगा उसके लिए मिनिमम होती है। यानी मान लो अगर मुझे N2 इक्वल टू 3 दिया होता और फिर N इक्वल टू 1 आता और ये पूछते किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी, तो जहाँ गैप कम है यानी यहाँ पर गैप कम है तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम आती है। यानी इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आएगी, मैक्सिमम, और वेवलेंथ मिनिमम आएगी।
इस केस में फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम आएगी और जो हमारी वेवलेंथ है वो क्या आएगी, मिनिमम, राइट। ये चीज़ याद रखनी है। एक और चीज़, अगर हमें n2 दे रखा है इन्फिनिटी, अगर हमें n2 इन्फिनिटी दे रखा है तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/∞ सॉल्व करना नहीं है तो सीधा 1/n1 की वैल्यू रख देंगे। और उस केस में जो हमें लाइन मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग लाइन। यानी लिमिटिंग लाइन के लिए आपको याद रखना है n2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, राइट। ये चीज़ आपको याद रख के चलिए। अच्छा, ये तो हुई बात की हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। अब बात आई एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, पीछे बताया था, और क्या होता है hc/λ। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल लो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे। h प्लैंक्स कांस्टेंट बताया था जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट। चलो ये पुट कर देंगे। c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर पुट कर देंगे। वेवलेंथ यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अदरवाइज जो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, जो मैंने पीछे लिखवाया था बोर वाले में, उससे भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखो एक बार। एक बार देखो वो वाला फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, है ना, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने। तो क्या लिखवाया था, देखो चेक करो। ये वाला फॉर्मूला था एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला था एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, या ये वाला फॉर्मूला था जूल में। चलो देखो क्या फॉर्मूला था, एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा En = -2.18 × 10⁻, देखो ये था फॉर्मूला हमारा 10⁻−18 Z²/n², और ये किस में है, जूल में, राइट। चलो अब अगर मुझे दो अलग अलग लेवल हैं, यानी अगर मुझे n2 की वैल्यू 2 दी है और n1 की वैल्यू 1 दी है और मुझे डायरेक्ट एनर्जी निकालनी है विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला, तो कैसे निकालेंगे। उस केस में भी सीधा निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा फार्मूला मॉडिफाई करना है, और वो करना है -2.18 × 10⁻−18। दो लेवल है तो दो लेवल यहाँ रख लो, यानी 1/n1² -1/n2² × Z², राइट, जूल। तो ऐसे भी आपकी एनर्जी निकलेगी फॉर 2 डिफरेंट लेवल। अब अगर मुझे हाइड्रोजन का निकालना है तो Z एटॉमिक नंबर है 1 हो जाएगा। अगर मुझे हीलियम के लिए निकालना है तो Z की जगह 2 रख लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पर n2 की वैल्यू 2 दी है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोर का मॉडल क्या था, बोर के पोस्टुलेट क्या थे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारा बोर का मॉडल भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन वाला कॉन्सेप्ट रह गया है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास पर कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो पढ़ाया है वो समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।